जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। थोड़ा सा मैं आपको पीछे की कहानी बताता हूँ कि जो गुलाम वंश है उसका जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये गुलाम वंश का जो प्रथम संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका ये दास था। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले इसको गोरी ने खरीदा था, गोरी से फिर इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, तो इस प्रकार ये आगे बिकता हुआ जा रहा था। तो इसको बोला जाता है गुलामों का गुलाम। क्या बोला जाता है? गुलामों का गुलाम बोला जाता है। किसको? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके कार्यकाल की बात करूं कि कब से कब तक इसने शासन किया, तो इसने जो शासन किया है वो किया है 1211 से लेकर 1236 तक। और गुलाम वंश की अगर मैं बात करूं कब से कब तक रहा, तो 1206 से लेकर 1290 तक ये रहा, जिसमें 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। और उसके बाद उनका अयोग्य पुत्र, जिसका नाम था आराम शाह, जैसा नाम वैसा काम, तो उन्होंने शासन किया। और उसकी जो आराम शाह की जो हत्या की थी वो इल्तुतमिश ने की थी, और ये फिर गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है दोस्तों, और ये जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक की दूसरी पुत्री थी उससे इन्होंने शादी की थी इल्तुतमिश ने, और उनका ये दास भी था। तो दोस्तों, आज हम एक कहानी की तरह इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल ही 20 मिनट में आपको पूरा शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पूरी हिस्ट्री पता लग जाएगी। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का प्रमुख शासक था। किस वंश से था संबंधित ये दोस्तों? तो ये था आपका शमसी वंश से संबंधित। शासन की बात मैंने बताई, 1211 से लेकर 1236 तक इसने शासन किया। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो उन शासकों में से था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया था। इससे पहले कौन आया था? आराम शाह, जैसा नाम वैसा काम। वह ऐबक का दामाद व दास भी था, दामाद भी था उसका और दास भी था। ऐबक ने इसे 1 लाख जीतल में खरीदा था। ऐबक ने इसको खरीदा था 1 लाख जीतल में। उसने 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया। राज्य से एक समय ही अनेक तुर्क अमीर उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। अकस्मात मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर सका था। क्या हुआ था कि सडनली से, आपने पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है जब वो चौगान यानी कि पोलो खेल रहा था। 2010 में पोलो खेलते समय लाहौर में उसकी मृत्यु हुई थी, और उस टाइम वो किसी का भी चुनाव नहीं कर सका कि मेरे बाद जो इस सियासन पर है, जो गुलाम वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, दिल्ली सल्तनत का राजा कौन होगा। तो लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह, जिसे इतिहासकार नहीं मानते, को लाहौर की गद्दी पर बिठा दिया था। परंतु दिल्ली के तुर्की सरदार और नागरिकों ने विरोध करके कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये गद्दी पर बिठाया गया तो उस टाइम ये कहाँ का सरदार था या कहाँ की ये सूबेदारी कर रहा था? तो ये था बदायूं का। को दिल्ली आमंत्रित पर राज्य शासन पर बिठा दिया। आराम शाह एवं इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर एक संघर्ष होता है। कहाँ पर? जड़ नामक स्थान पर, और जिसमें आराम शाह को बंदी बना लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह ऐबक वंश के बाद इलबारी वंश का शासन शुरू हो जाता है। इसका जो वंश था वो इलबारी वंश था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब चलते हैं आगे। आगे है प्रतिद्वंदी। इसके जो प्रतिद्वंदी हुई उसके बारे में आपको बताता हूँ। इल्तुतमिश के 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। एक का नाम था ताजुद्दीन यल्दौज। अब यल्दौज कौन था? ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी जो शादी हुई थी इस यल्दौज की पुत्री के साथ हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो शादी हुई थी वो यल्दौज इसको पढ़ते हैं, इसकी बेटी के साथ हुई थी। और जो कुबाचा था, नसीरुद्दीन कुबाचा था, इसने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी नसीरुद्दीन कुबाचा से की थी। यल्दौजा की तो बेटी थी कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुबाचा से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी की थी, सिस्टर की शादी कुबाचा से की थी। ये दोनों गोरी के दास थे, ये दोनों भी गोरी के दास थे। जैसे इल्तुतमिश भी पहले गोरी का ही दास था शुरू में, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गोरी का दास था। यल्दौज दिल्ली के राज्य को गजनी का अंग भर मानता था। ये जो यल्दौज था ये बोलता था कि ये जो राज्य है दिल्ली, ये गजनी का ही अंग है, उसे गजनी में मिलाने की कोशिश करता था कि इसको तो मैं गजनी में ही मिलाकर दम लूँगा। और उसके बाद इल्तुतमिश अपने आप को स्वतंत्र मानता था। इल्तुतमिश जब ऐबक और उसके बाद
ऐबक बोलता था पहले कि मैं तो स्वतंत्र हूँ भाई, मैं तो दिल्ली सल्तनत पे ही राज करूँगा, और उसके बाद इल्तुतमिश भी यही बात सोचता था। यल्दोज के साथ त्राइन के मैदान में, त्राइन करनाल के मैदान में 1215 में एक युद्ध हुआ जिसमें यल्दोज जो पराजित हो जाता है, जिससे फलस्वरूप कुबाचा, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसमें यल्दोज क्या हो जाता है, पराजित होता है। और 1217 में इल्तुतमिश ने कुबाचा को लाहौर छीन लिया था। 1217 में इसका युद्ध होता कुबाचा से, और फिर क्या होता, जो कुबाचा था वो सिंधु नदी में डूबकर मर जाता है। कौन मरता है, कुबाचा। किस नदी में, सिंधु नदी में डूबकर मर जाता है। कुबाचा से युद्ध होता है 1217 में, और याल्दोज से युद्ध होता है करनाल यानी कि तराइन में 1215 में। पहले याल्दोज से हुआ, बाद में कुबाचा से हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे क्या हुआ, सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी प्रारंभिक कठिनाइयां अनेक गद्दी के दावेदारों को होना था, जिनके बाद में कुल्बी, कुल्बी शब्द का मतलब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का सरदार, जो किसके फेवर में थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के फेवर में थे, उसको बोलते थे कुल्बी। और जो मुइजी होते थे, मुइजी बोले तो मोहम्मद गोरी के समय के सरदार थे जो, उनको बोलते थे मुइजी। ये बोलते थे कि ये सब कुछ राजपाट हमारा है, और ये थोड़ा सा देशद्रोह आप कह सकते हैं करने लग गए थे। किसके साथ, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के साथ। कौन, कुल्बी वाले भी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सरदार भी, और मुइजी यानी कि मोहम्मद गोरी के समय के सरदार भी। तो फिर इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने इन विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए इन्होंने 40 गुलाम सरदारों के गुट बनाया, एक संगठन बनाया जिसमें इसके विश्वास पत्र 40 सरदार थे, और जिसको उस संगठन के इसने नाम दिया तुर्कान ए चिहालगानी, या फिर इसका नाम पड़ा चरगान, या फिर इसका चालीसा दल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालीसा दल या 40 दल। तो दोस्तों इसमें क्या थे, 40 सरदार थे जो विश्वास पात्र थे इसके कामकाज करने वाले। इल्तुतमिश के समय में ही अवध में पृथु विद्रोह भी हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था, पृथु विद्रोह हुआ था। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। 1221 में चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण किया। अभी ये कहानी थोड़ी लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि चंगेज खान आया था क्यों, यहाँ पे मंगोल आया था क्यों। चंगेज खान की एक सिस्टर थी जिसका किसी लड़के के साथ अफेयर था। अब वो एक लंबी कहानी है, और वो भाग के कहाँ गया था, भारत आ गया था, और उसका पीछा करते हुए जो मंगोल शासक था चंगेज खान, वो भी भारत आ गया था, और उसने इसको बोला था इल्तुतमिश को कि अगर तूने इसकी सहायता की तो तेरे को मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। और फिर जो इल्तुतमिश था इसने उस व्यक्ति को शरण नहीं दी थी। ठीक है दोस्तों, ये था। तो 1221 में चंगेज खान ने इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण किया। मंगोलों से भारत की रक्षा इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है दोस्तों, अभी क्या बोलता है आगे, 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल में स्वतंत्र शासक इवाज के विरुद्ध अभियान छेड़ा। 1225 की बात है, बंगाल का स्वतंत्र शासक था जो खुद को ही राजा मानता था, उसका नाम था इवाज। इसके विरुद्ध अभियान छोड़ा था किसने, इल्तुतमिश ने। इवाज ने बिना युद्ध किए ही अपनी अधीनता स्वीकार ली। जैसे ही इवाज की साइड युद्ध हुआ तो उसने हार स्वीकार करनी और घुटने टेक दिए। और इसके बाद क्या हुआ, इल्तुतमिश जो था वो वापस दिल्ली आ गया क्योंकि उसने तो हार स्वीकार कर ली। फिर जैसे ये दिल्ली पहुंचा इल्तुतमिश, तो पीछे से किसने, इवाज ने दोबारा फिर युद्ध कर दिया, दोबारा फिर उसने विद्रोह कर दिया। इस बार जो इल्तुतमिश था इसका पुत्र गया था एक जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। अगले साल की बात है, 1226 में लगभग उसे पराजित कर लखनौती यानी कि बंगाल की राजधानी पर अधिकार कर लिया था। जब उसने दोबारा इवाज ने विद्रोह किया तो ये खुद नहीं गया इल्तुतमिश, इसने अपना लड़का भेजा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। 1226 की बात है, और उसने वहां जाकर उसको पराजित किया और लखनौती यानी कि बंगाल की राजधानी जो उस टाइम पड़ती थी उस पर अधिकार कर लिया इसके बेटे ने। ठीक है दोस्तों, अभी आगे क्या हुआ, 2 वर्ष के पश्चात 1228 के आसपास की बात है, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। जो इसका लड़का था, जो योग्य लड़का था इसका, उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है जी। बाद इख्तियारुद्दीन बल्का खलजी ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया। अब इसका लड़का तो मर गया, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन बल्का खलजी ने अधिकार कर लिया। 1230 की बात है, इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को दबाया। संघर्ष में बल्का खलजी मारा गया, और इस बार एक बार फिर बंगाल की गद्दी दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गई 1230 में दोबारा से। पहले कब हुई थी, 1228 में, जब इवाजा ने हार स्वीकार कर ली थी और इसका पुत्र वहां पे गया था नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद क्या होता है, 1226 ईस्वी में ही इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर और 1227 में ही परमारों की राजधानी मंदोर पर अधिकार किया था। 1226 में इन्होंने इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर कब्जा किया था, और 1227 में ही परमारों की राजधानी या परमारों बोलते हैं इसको, मंदोर पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, नागदा को लेकर इल्तुतमिश
एक जगह थी नागदा, इसको लेकर एक इल्तुतमिश और मेवाड़ का एक राजा था जिसका नाम था जैतर सिंह। जैतर सिंह में 1227 में भूताल्ला का युद्ध हुआ था। भूताल्ला का युद्ध किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और मेवाड़ के शासक जैतर सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में कौन जीता था? जैतर सिंह की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों। और एक युद्ध हुआ था 1231 में, इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले पर घेरा डालकर वहां के शासक मंगलदेव को पराजित किया था। 1233 में चंदेलों के विरुद्ध और 1234-35 में उज्जैन एवं भिलसा के विरुद्ध उसका अभियान सफल रहा। तो ये क्वेश्चन पूछता है 1233 में युद्ध किया चंदेलों के विरुद्ध, 34 में इसने किया था उज्जैन, और 35 में किया था भिलसा के विरुद्ध अभियान कराया था इल्तुतमिश ने, और जिसमें इसने सफलता भी पाई थी। तो ये सब युद्ध आपने याद रखने, एग्जाम में अलग अलग में पूछे गए हैं। उसके बाद है इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था बामियाना के विरुद्ध हुआ था। बामियाना के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था। बात है दोस्तों फरवरी 1229 की। कब किया? 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिलअत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसको जो वास्तविक सुल्तान बनाया था ये 1229 में बनाया था। जाके गद्दी पे कब बैठा था? 1211 में। और वास्तविक जो इसको सुल्तानी मिली थी अब्बासी खलीफा से वो 1229 में मिला था। उसके बाद ये वास्तविक संस्थापक बना था। और दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को ही माना जाता है। आगे है खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो इसने जीते थे, सभी में बोल दिया कि आपका राजा इल्तुतमिश है। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम या महान शासक की उपाधि भी प्रदान की। किसने? खलीफा ने। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत का एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गई। इस कृति में इल्तुतमिश को सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाने और दिल्ली के शासन पर अपनी संतानों के अधिकार को सुरक्षित करने में सहायता मिली। अब इल्तुतमिश ने क्या बोला कि जब मैं मरूंगा तो मेरी संतान ही आगे इस गद्दी पर बैठेगी। और ये एक ऐसा शख्स था जिन्हें दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इस पद को वंशानुगत किया था। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका एक लड़का था अयोग्य सा था, वो भी सकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्ताना इसकी पुत्री थी गद्दी पर बैठी, वो सब बाद की बातें हैं। इस स्वकृति से इल्तुतमिश का सुल्तान पद को वंशानुगत बनाने और दिल्ली के शासन पर अपनी संतानों के अधिकार को सुरक्षित करने में सहायता मिली। आगे क्या है? खिलअत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमील उल मोमिनीन ये उपाधि इन्होंने धारण की थी 1229 में, जब इनको बगदाद के अब्बासी खलीफा से जो प्रमाण पत्र कह देते हैं सर्टिफिकेट जो मिल गया था वास्तविक सुल्तान का। फिर इन्होंने उपाधि कौन सी ली थी? नासिर अमीर उल मोमिनीन। इसके बाद क्या किया इन्होंने? इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था। कौन था? ये तुर्क था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के दिल्ली सल्तनत में किसी ने चलवाए थे? तो वो चलवाए थे आपके इल्तुतमिश ने। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, एक चांदी का टंका चलाया था जो लगभग 175 ग्रेन का होता था, और एक तांबे का जीतल चलाया था। क्या क्या चलाया था मैं आपको फिर बता देता हूँ। एक चांदी का टक्का चलाया था इन्होंने जो 175 ग्रेन का था, और एक तांबे का जीतल चलवाया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा भी शुरू की थी। क्या किया था इन्होंने दोस्तों? जो टकसाल के नाम जैसे जहाँ पे वो बनते हैं उसके नाम भी लिखे हुए आते थे इल्तुतमिश के समय में। आगे है ग्वालियर विजय के बाद इन्होंने ग्वालियर युद्ध किया था, उसमें जीतने के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर कुछ शब्द अंकित करवाए थे। इन्होंने कुछ लिखवाए थे जैसे शक्तिशाली सुल्तान, खुद के बारे में इन्होंने लिखवाया था शक्तिशाली सुल्तान। एक लिखवाया था साम्राज्य व धर्म का सूर्य, साम्राज्य व धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक, ये भी बात लिखवा दी। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का प्रचलन किया और राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, क्योंकि आपने देखा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने जो शासन किया था वो लाहौर से किया था, और वास्तविक जो दिल्ली का संस्थापक बना था वो कौन बना था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश बना था, और इसने अपनी राजधानी जो है लाहौर से ट्रांसफ़र कर दी थी दिल्ली में। उसके बाद आगे है बामियान अभियान पराक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया। ये अंतिम अभियान था इनका, कौन सा? बामियान का अभियान। जब ये मार्ग में था, रास्ते में था, तो ये बीमार हो जाते हैं, और इसके कारण इनकी जो इल्तुतमिश की बीमारी है वो बढ़ती गई। और 30 अप्रैल 1236 को, कब की बात है? 30 अप्रैल 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है, और जो एक कक्षीय कमरा है, कहाँ का मकबरा? दिल्ली में है। आगे की बात आपको बताता हूँ दोस्तों क्या क्या इन्होंने काम किए। स्थापत्य कला के अंतर्गत इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का कार्य किसने शुरू किया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई, विद्यालय की स्थापना करवाई। इल्तुतमिश ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा भी चलाई थी। अभी थोड़ा सा हो रहा है 5 मिनट का। आगे क्या होता है दोस्तों, इसका जो पुत्र था जो पीछे मारा गया था वो सिर्फ योग्य पुत्र था एक इसका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जितने भी इसके पुत्र थे वो सब अयोग्य थे और गद्दी को लेकर, क्योंकि इसने वंशानुगत बना दिया था अपने इस जो पद को तो वंशानुगत बना दिया था। अब इसके पीछे हो गई थी लड़ाई। अभी क्या कहता है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री और भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो रजिया सुल्तान थी इसकी पुत्री थी, इसके पीछे भी काफ़ी लड़ाई हुई। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज़ और ये इल्तुतमिश का बेटा था। और एक वो जो बेटा था इसका रुकनुद्दीन फिरोज़, हालांकि वो शासन नहीं कर रहा था। उसकी जो माँ थी उसका नाम था शाहतूर खान। क्या नाम था? उसकी माँ का नाम था शाहतूर खान, ठीक है दोस्तों। ये शासन कर रही थी और इसका बेटे का नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज़। अभी ये मात्र कहने का ही शासक था, ठीक है साथियों। उसके बाद कहता है अपने अंतिम दिनों में इल्तुतमिश अपने उत्तराधिकारी के सवाल को लेकर चिंतित था, ठीक है दोस्तों। कि वो लास्ट में तो बीमार हो गया रास्ते में और उसकी डेथ हो गई थी 30 अप्रैल को 1236 को। इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की, जो अपने पिता के प्रतिनिधित्व के रूप में बंगाल पर शासन कर रहा था, 1229 में अप्रैल में मृत्यु हो गई थी। वो तो मर गया था वहाँ पे। वही इसका एक योग्य शासक था, योग्य लड़का था जो शासन का कार्य संभाल सकता था। बाकी जो भी इसके लड़के थे वो सब एक तरह से कह सकते हैं आप निकम्मे थे। सुल्तान के शेष जीवित पुत्र शासन कार्य के किसी भी प्रकार से योग्य नहीं थे। अतः इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु सैया पर से ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। हालांकि बीच में कुछ टाइम के लिए इसका बेटा बैठा था रुकनुद्दीन फिरोज़, हालांकि उसका कहीं पे ऐसा जिक्र नहीं आता। उसकी माँ ने उसके शासन की बागडोर संभाली थी जिसका नाम था शाहतूर खान, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा कुछ बातें आज इल्तुतमिश के बारे में, जिन्होंने 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया, जिसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो इन्होंने पूरा करवाया। इन्होंने चांदी का जीतल चलाया, तांबे का जीतल चलाया, चांदी का टंका चलाया 175 ग्रेन का, ठीक है जी। टकसाल पर तो जो सिक्के थे उन पर नाम लिखने की कला, और भी इन्होंने जो बातें लिखवाई, साम्राज्य व धर्म का सूर्य, शक्तिशाली सुल्तान, ये कुछ बातें इन्होंने लिखवाई थी। और 30 अप्रैल 1236 को ये एक लास्ट अभियान था इनका, बामियान अभियान, उस पर जा रहा था और वहाँ से मार्ग में बीमार होने के कारण इनकी डेथ हो जाती है। और इनका जो मकबरा है वो दिल्ली में है। और दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक अगर कोई है तो वो माना जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन किया था वो लाहौर से किया था। और वास्तविक संस्थापक कब बना था? ये गद्दी पे बैठा था 1211 में, और इसको जो वास्तविक सुल्तान का दर्जा मिला था वो मिला था दोस्तों आपका 1229 में, ठीक है दोस्तों। तो ये थे इल्तुतमिश के बारे में कुछ बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।